So, hello everyone. Sorry, the video was disconnected due to some reason. Okay, then further we will start from the classification of the road. तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड में हमें क्या चीज़ें देखनी है कि जो हमारे दो तरीके से रोड को क्लासिफाई किया गया था, एक रूरल हाईवे था और एक अर्बन हाईवे था. ठीक है, अर्बन रोड, वन इज़ रूरल रोड, अनदर इज़ अर्बन रोड. ये जो रूरल रोड को क्लासिफाई किया गया था, पूरे 5 तरीके से क्लासिफाई किया गया था. नेशनल हाईवे NH, स्टेट हाईवे SH, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ODR एंड विलेज रोड. ठीक है, NH, SH, MDR, ODR एंड VR. ये जितने भी टर्म हमने यूज़ किए हैं, ये सारे टर्म जो हैं वो हमारे IRC से यूज़ हुए हैं. ठीक है, ओके. नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ये सब तो हम लोगों ने सुना ही हुआ है कि नेशनल हाईवे जो हमारे स्टेट्स को कनेक्ट करता है, जो सिटीज़ में होता है हमारा, सिटीज़ जो स्टेट होती है उनकी सिटीज़ में जो होता है स्टेट हाईवे. ठीक है, इसी तरीके से ये सारे जो हमारे हैं एज़ पर द नेम, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, द डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड. ठीक. अर्बन रोड के भी हमारे 5 क्लासिफिकेशन है. एक तो हमारा एक्सप्रेस वे, बहुत ही पॉपुलर है, हम सब जानते हैं एक्सप्रेस वे के बारे में. आर्टीरियल रोड, सब आर्टीरियल रोड, कलेक्टर स्ट्रीट एंड लोकल स्ट्रीट. इसमें भी हमारे 5 क्लासिफिकेशन है, यानी कि रूरल हाईवे में हमारे 5 क्लासिफिकेशन हो गए और अर्बन रोड में भी हमारे कितने हो गए, 5 क्लासिफिकेशन. ठीक है, ओके. देन नाउ देखिए, अभी हम 3 रोड प्लान में चलेंगे कि जो हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग, हमारी जो शुरुआत हुई थी रोड प्लान की, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था. तो 3 तरीके के रोड प्लान जो थे वो हमारे डिस्कस हुए थे. 3 रोड प्लान. सबसे पहला रोड प्लान जो था वो हमारा था सबसे फर्स्ट फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान एंड थर्ड 20 ईयर रोड प्लान. द फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान कॉमनली नोन एज, जो सबसे पहला था हमारा, what was that? It was Nagpur road plan. ठीक है, first was Nagpur road plan, second was commonly also known as Bombay road plan, and third is Lucknow road plan. ठीक है, जिसको हम फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान बोलते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि नागपुर रोड प्लान, वन एंड सेम थिंग. ओके, देन सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान और बॉम्बे रोड प्लान, दीज टूज आर वन एंड सेम थिंग. इन थर्ड 20 ईयर रोड प्लान या फिर लखनऊ रोड प्लान, ये भी हमारी एक ही बात है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई. तो जो हमारा फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था वो 1943 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, ये 65 तक. ठीक है, 65 तक गया. सॉरी, 65 नहीं, सो आई एम सो सॉरी, इट्स 1963. ओके, 40, ऑब्वियसली इट्स 20 ईयर टाइम स्पैन, तो 43 से 63. देन जो हमारा सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान था, आइडियली वो स्टार्ट होना चाहिए था 63 से, लेकिन जो हमारे जो भी टारगेट सेट हुए थे, जो हमारा गोल था, वो पहले ही उसको जो था वो कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से हमारा जो सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान था वो 61 में स्टार्ट हुआ, 1961 में. और कब तक गया, वहाँ से आप 20 साल ऐड ऑन कर लीजिए, तो हमारा गया 1981 तक. जो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था वो हमारा 1981 से स्टार्ट हुआ और कहाँ गया, 2001 तक. ठीक है, इनको हमें बहुत ही कॉमनली याद रखना है कि ड्यूरेशन इनका क्या क्या था. फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान स्टार्ट हुआ था 43 से और ये गया था हमारा 63 तक. ठीक है, तो सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान हमारा स्टार्ट हुआ था 61 और ये एंड कब हुआ, 1981 में. और थर्ड 20 ईयर रोड प्लान 81 से स्टार्ट हुआ और 2001 तक इनका ड्यूरेशन था. ठीक है, नाम तो मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नागपुर रोड प्लान, सेकेंड 20 ईयर इज़ बॉम्बे एंड थर्ड 20 ईयर इज़ लखनऊ. सो अब हम आ जाते हैं इनकी टारगेट डेंसिटी पर. ठीक है, टारगेट डेंसिटी. तो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में ये डिसाइड हुआ था कि हर 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, पर 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितना डेंसिटी हमें बनाना है. तो 16 किलोमीटर की रोड जो थी हमारे 100 किलोमीटर स्क्वायर में बननी थी. सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान में इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया और टारगेट डेंसिटी को बढ़ा दिया गया कि 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 32 किलोमीटर की रोड जो है वो हमारी बननी है. और थर्ड 20 ईयर रोड प्लान में इसको और भी मेज़र कर दिया गया था कि हर 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में हमें 82 किलोमीटर रोड जो है वो
देना है, ठीक है। ये हमारी टारगेट डेंसिटी थी जो थी वो सेट हुई थी। तो इनिशियली फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में ये हमारी जो डेंसिटी थी वो कम थी, और उसके बाद से फर्स्ट के बाद सेकेंड और थर्ड में इसको थोड़ा सा हाइप दिया गया था, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो रहा था, ठीक है। और हम चाहते भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी हम प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो टारगेट डेंसिटी को जो थी वो बढ़ा दी गई थी जैसे जैसे हमारा टाइम जो था वो आगे गया, ठीक है। उसके बाद इनमें डेवलपमेंट अलाउंसेस रखे गए थे कि हमारा कितने डेवलपमेंट अलाउंसेस जो हैं वो हर आउटले पर आ रहा है। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान जो था, नागपुर रोड प्लान था, उसमें 15% का अलाउंसेस रखा गया था, ठीक है। और सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान में 5% का अलाउंसेस रखा गया था, और थर्ड 20 ईयर रोड प्लान में कोई भी अलाउंसेस जो थे वो सेट नहीं किए गए थे, ठीक है। रोड पैटर्न पे आ जाइए कि तीनों में रोड पैटर्न क्या क्या रखा गया। तो स्टार एंड ग्रिड जो नागपुर रोड प्लान है बहुत ही पॉपुलर रोड प्लान है। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न की रोड जो थी वहाँ पर इस्टेब्लिश थी। तो कई बार ये पूछता भी है कि स्टार एंड ग्रिड कहाँ पे बना हुआ है, तो वो है हमारा नागपुर रोड प्लान, ठीक है। और जो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था वो तो हमारा स्क्वायर ग्रिड पैटर्न पे था, ठीक। अब देखिए कि एक्सप्रेस वे, जब हमारा फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान बनना स्टार्ट हुआ था उस समय एक्सप्रेस वे का कोई भी जिक्र नहीं था उस पूरे प्रोजेक्ट में। हाँ, लेकिन जब हमारा सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान बनना शुरू हुआ तो उसमें 1600 किलोमीटर का जो हमारा सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान था, बॉम्बे रोड प्लान, उसमें सेट किया गया कि एक्सप्रेस वे जो है वो हमें मिनिमम 1600 किलोमीटर की बना लेनी है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था, वो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान में जो सेट किया गया था हमारा कि कितना हमें एक्सप्रेस वे बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड 20 ईयर रोड प्लान 2000 किलोमीटर का हमें एक्सप्रेस वे जो है वो बना लेना था, ठीक है। ओके, रोड क्लासिफिकेशन में हमारे जितने भी रूरल रोड्स हैं जैसे कि NH, SH, MDR, ODR एंड VR, ये सारे के सारे रोड जो थे वो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में बने थे। और जो हमारा थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था उसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी 3 तरीके से डिसाइड किया गया था। 3 तरीके से उनको जो है, जब हम इसका फार्मूला देखेंगे, अभी तो इसमें फार्मूला आपका लिखा नहीं है, बट आप जब फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान और सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान का जब आप बुक जो कि जसवंत खन्ना आपकी बुक है उससे अगर आप रेफ़र करोगे तो उसमें इंडिविजुअली मेटल रोड और अनमेटल रोड दो रोड की बात की गई है। जिसमें मेटल रोड मतलब जो हमारी पक्की सड़कें आती हैं जिसमें NH, SH और MDR तीनों को लेते हैं, और अनमेटल रोड में हमारी ODR एंड VR है, ठीक है। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था उनका जो फार्मूला उसमें दिया गया है, वैल्यूज़ जो दी गई हैं वो हमारा मेटल और अनमेटल के हिसाब से, मतलब अगर हमें ये पता करना हो, जैसे मान लीजिए कि इसमें ये क्लासिफिकेशन के बेसिस पे तो ये हो गया कि हमने नेशनल हाईवे बनाए, स्टेट हाईवे बनाए, MDR, ODR, VR सारे बनाए, और उसमें ये देखा गया कि जो रोड थी वो कितने लाख किलोमीटर की रोड बनी। सपोज़ अगर 5 लाख किलोमीटर की रोड 20 साल में बनी, तो ऐसे में हुआ क्या कि कितना हमारा NH बना है, कितना SH बना है, ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। तो इन्होंने क्या किया था, उसको 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया था, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड में। तो मेटल में इन्होंने NH, SH और MDR को लिया, और अनमेटल में ODR एंड VR को लिया था। सिमिलरली जो हमारा सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान था उसमें और थर्ड 20 ईयर रोड प्लान में थोड़ा सा अलग कर दिया गया, क्योंकि अगर मेटल और अनमेटल से सिर्फ हमें ये पता चल रहा था कि कितनी कच्ची सड़कें और कितनी पक्की सड़कें हैं, लेकिन हमें इंडिविजुअली ये नहीं पता चल पा रहा था कि NH इंडिविजुअली कितना बना या SH इंडिविजुअली कितना बना, क्योंकि उसको निकालने का हमारे पास कोई भी तरीका या कोई भी फॉर्मूला नहीं था। इसी वजह से जो हमारा सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान था, वो सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान में इन्होंने क्या किया था कि इंडिविजुअली NH, SH, MDR, ODR, VR को निकालने के फॉर्मूलाज प्रोवाइड किए थे, ठीक है। जिससे हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली ये बता सकते थे कि कौन से मतलब इस पूरे 20 ईयर के दौरान कौन सा हाईवे, नेशनल हाईवे कितना लाख किलोमीटर का बना या स्टेट हाईवे कितना किलोमीटर का बना, मतलब इंडिविजुअली हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ओके, जो हमारा थर्ड 20 ईयर प्लान था, पहले तो उन्होंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। तो एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे को प्राइमरी कैटेगरी में रखा गया था, सेकेंडरी में हमारी स्टेट हाईवे और MDR थी, और टर्शरी हमारी ODR एंड
VR थे। तो ये जो हमारा 320 ईयर रोड प्लान है, इसको निकालने का क्या तरीका है? अगर हमको लेंथ ऑफ रोड कैलकुलेट करनी हो, तो कई बार जो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि अगर हमें लेंथ ऑफ रोड कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू 320 ईयर रोड प्लान, तो हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करें? तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें कि 3 फार्मूलाज जो हैं वो मेंशन है। पहला तो है हमारा लेंथ ऑफ NH का, लेंथ ऑफ SH का एंड लेंथ ऑफ MDR का। मतलब अगर हमें NH की लेंथ निकालनी हो, SH की लेंथ निकालनी हो, MDR की लेंथ निकालनी हो, तो हम ईजिली तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू 320 ईयर रोड प्लान। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये जो फार्मूला है हमारा, ये ओनली फॉर 320 ईयर रोड प्लान, नॉट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए आप बुक से रेफ़र कर लो, बुक में जो है वो आपको बहुत ही लंबा फार्मूला है। और उसके साथ ही क्वेश्चन जब हमें दिया रहता है तो उसमें हमको पॉपुलेशन वाइज दिया रहता है कि अगर पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एरिया, नॉन एग्रीकल्चरल एरिया, सेमी एग्रीकल्चरल एरिया प्लस पॉपुलेशन अगर हमारी लाख से ज़्यादा है तो 50,000 से ज़्यादा है तो 20,000 से ज़्यादा है तो वो काफ़ी लंबा फॉर्मूला है, इस वजह से यहाँ पे लिखा नहीं है और उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बाकी जो 320 ईयर रोड प्लान है इसको देख लेते हैं। लेंथ ऑफ रोड अगर हमसे पूछता है कि अगर हमें अकॉर्डिंग टू 320 ईयर रोड प्लान लेंथ ऑफ रोड निकालनी है तो हम उसको कैसे निकालें? तो सबसे पहले तो हम लेंथ ऑफ NH लेते हैं कि लेंथ ऑफ NH, लेंथ ऑफ SH एंड लेंथ ऑफ MDR। तो लेंथ ऑफ NH का फॉर्मूला है हमारा किलोमीटर में क्या है, एरिया अपॉन 50। ठीक है, एरिया अपॉन 50। ये एरिया जो है वो किलोमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। अब देखो जो एरिया है हमारा वो किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, राइट? ओके। सेकंड है हमारा फॉर्मूला लेंथ ऑफ SH स्टेट हाईवे कैलकुलेट करने का। तो स्टेट हाईवे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया अपॉन 25 करेंगे। एरिया जो है वो हमारा किलोमीटर स्क्वायर में, वो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। और जो 25 उससे हमें क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है। ओके, ठीक है। उसके बाद से हम इसमें ही एक और फार्मूला है हमारा, एरिया अपॉन 25 तो है ही, इसके अलावा एक और फार्मूला है कि 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन माइनस लेंथ ऑफ NH। तो अब देखो ये दो फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूले में हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, किस वैल्यू को अडॉप्ट करना है, ये सब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम वैल्यू को लेंगे और कैसे हम उनको अडॉप्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो फार्मूला है SH को निकालने के लिए, फार्मूला है हमारा एरिया अपॉन 25, या फिर एक और फार्मूला है क्या, 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन माइनस लेंथ ऑफ NH। नंबर ऑफ टाउन विल बी प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन, एरिया वो भी हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। हाँ, जो वैल्यू है लेंथ ऑफ NH वो हमने जो यहाँ पे पहले ही स्टेप से लेंथ ऑफ NH एरिया अपॉन 50 करके निकाला है, वही लेंथ ऑफ NH यहाँ पे रख के हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि एरिया अपॉन 25 या फिर 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन माइनस लेंथ ऑफ NH में जो हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, उसी ग्रेटेस्ट वैल्यू को हमें अडॉप्ट करना है। ठीक है, वही ग्रेटेस्ट वैल्यू हम SH के कैलकुलेशन के लिए लेंगे। ठीक ना, आई होप कि समझ आ गया होगा। एरिया अपॉन 25 से जो भी वैल्यू आएगी, सपोज़ अगर हमारी ये वैल्यू आती है सपोज़ 250, और 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन माइनस लेंथ ऑफ NH, ये कैलकुलेट करने पे हमारी आती है वैल्यू 280। तो हम दोनों में क्या लेंगे, 280, क्योंकि सबसे पहले तो ये आप ये देखो कि ये लेंथ की बात कर रहा है, रोड के लेंथ की। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक 250 किलोमीटर है, एक 280 किलोमीटर है। तो हम कम वाली वैल्यू लेंगे तो ज़्यादा वाली जो वैल्यू होगी वो सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाली वैल्यू लेंगे ताकि जो कम वाला रहे वो अपने आप ही उसमें सेटिस्फाई हो जाए। अगर हम 280 किलोमीटर के लिए रोड बना रहे हैं SH की, तो 250 वाले के लिए दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हम 250 के लिए बनाएंगे तो 280 को तो हम उसमें फिट नहीं कर सकते। इस वजह से हम क्या करेंगे, हमेशा जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी दोनों में, वही वैल्यू को हम हमेशा कंसीडर करेंगे। निकालना तो हमें दोनों से ही है, ठीक है, दोनों से निकालेंगे। जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, उसमें पुट करेंगे। ठीक है, ओके। ये तो हमारा लेंथ ऑफ SH निकल गया। उसके बाद आते हैं लेंथ ऑफ MDR पे, जो हमारी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है उसकी लेंथ। तो उसकी लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया अपॉन 12.5। एरिया जो हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा उसको 12.5 से हम डिवाइड कर देंगे, या फिर 90 इंटू नंबर ऑफ़ टाउन। ठीक है, 90 इंटू नंबर ऑफ़ टाउन, नंबर ऑफ़ टाउन जो है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब देखो इसमें भी वही बात है कि दो फॉर्मूले इसके, एरिया अपॉन 12.5 या फिर 90 इंटू नंबर ऑफ़ टाउन।
इन दोनों में भी वही बात होगी कि जिनकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही वैल्यू जो है वो हम कंसीडर करेंगे। सपोज़ अगर एरिया ऑफ 125 कर रहे हैं, हमें 100 मिल रहा है, और 90 इंटू नंबर ऑफ़ टाउन कर रहे हैं तो हम 120 आ रही है, तो हम लेंथ ऑफ MDR क्या लेंगे 120, ठीक है, क्योंकि अगेन यहाँ पर रोड के लेंथ की बात हो रही है। तो जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हमारी दोनों में से आएंगी वही मैक्सिमम वैल्यू हम इसको अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले अभी हम इस पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमको इस तरीके से लगाने के लिए आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि टोटल एरिया जो है वो हमको 80,000 किलोमीटर स्क्वायर का दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है नंबर ऑफ़ टाउन इज़ 86। मतलब अगर हमारा टोटल एरिया 80,000 किलोमीटर स्क्वायर का है और टोटल नंबर ऑफ़ टाउन जो है वो हमारा 86 है, ठीक है। रोड डेंसिटी ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि हमने अभी देखा था, ये जो कंपैरिजन टेबल था हमारा, इस टेबल में हमने देखा था कि पर 100 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो 80 किलोमीटर की रोड डेंसिटी है, और ये हमारा कौन से प्लान के अंडर में आता है, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। इस क्वेश्चन में एकदम साफ दिख रहा है कि ये थर्ड 20 ईयर रोड प्लान के अकॉर्डिंग ही पूछ रहा है, क्योंकि इसने डेंसिटी कितनी ली हुई है 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे कि हमारा टोटल एरिया 80,000 किलोमीटर स्क्वायर का है, नंबर ऑफ़ टाउन हमारे पास 86 है, रोड डेंसिटी हमें क्वेश्चन में 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर दे रखी है स्क्वायर, और उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ रूरल रोड बाय थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। तो देखिए हम NH, SH और MDR ये वैल्यू तो निकाल ही रहे हैं इस फॉर्मूले से। इंडिविजुअली हमें NH की, SH की और MDR की वैल्यू जो है वो किलोमीटर्स में पता चल जाएगी। अब हम जब यहाँ से टोटल लेंथ ऑफ रोड निकालेंगे और उसमें से NH, SH और MDR को माइनस कर देंगे तो हमको ODR यानी कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड VR ये दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लेंथ ऑफ NH निकालेंगे। पहले तो लेंथ ऑफ NH निकालने से पहले एरिया अपॉन 50 ये लेंथ करने से पहले हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इसकी टोटल लेंथ ऑफ रोड निकाल लेते हैं कि व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द रोड, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द रोड। तो आते हैं इस पर। सबसे पहले तो हमें देखिए एरिया कितना दिया हुआ है 80,000 किलोमीटर स्क्वायर, और उसमें रोड डेंसिटी कितने की है 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर, तो 80,000 किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया है, और उस हिसाब से हमें रोड डेंसिटी कितनी प्रोवाइड करनी है, हर 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में हमें 82 किलोमीटर की प्रोवाइड करनी है। तो 80,000 में कितने की करनी होगी, तो 80,000 गुणे 82/100, क्योंकि पर 100 किलोमीटर में हमें 82 किलोमीटर देना है, तो 80,000 में कितना देना है 80,000 गुणे 82/100, ये जो हो जाएगी वो हमारी टोटल लेंथ ऑफ रोड आ जाएगी। और जब हम 80,000 गुणे 82/100 करेंगे तो ये हमारी टोटल लेंथ ऑफ रोड आ जा रही है 65,600 किलोमीटर, ठीक है। 65,600 किलोमीटर ये हमारी टोटल लेंथ ऑफ द रोड आ गई। ओके, ठीक। अब उसके बाद से हम क्या करते हैं, ये हमारी लेंथ ऑफ रोड तो हमारे पास आ चुकी है। अब हम NH, SH और MDR ये तीनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं NH पे। लेंथ ऑफ NH किस तरीके से निकालें, तो हमने बताया ना एरिया अपॉन 50, और एरिया हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है 80,000 किलोमीटर स्क्वायर, तो 80,000/50 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1600। उसके बाद से लेंथ ऑफ SH निकालेंगे तो एरिया अपॉन 25 या फिर 62.5 इंटू नंबर ऑफ़ टाउन माइनस लेंथ ऑफ NH। तो जब हम इसको एरिया अपॉन 25 करते हैं यानी 80,000/50 ये हमारे आ रहा है 3200 किलोमीटर, ठीक है। और जब हम इस पर जो अदर फार्मूला है 62.5 इंटू नंबर ऑफ़ टाउन माइनस लेंथ ऑफ NH, तो ये हमारा जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 3775 किलोमीटर। यानी इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वही हमें लेनी है, यानी हमें कौन सी वैल्यू लेनी है
3775 किलोमीटर। ठीक, लेंथ ऑफ एस एच हमारे पास आ गया कितना, 3775। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ एम डी आर। लेंथ ऑफ एम डी आर कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 80,000 एरिया अपॉन 12.5। तो एरिया हमें क्वेश्चन में 80,000 दे ही रखा है, और हमारी ये 12.5 से हम उसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 6400। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ इसी से काम नहीं चला सकते, हमें अदर कंडीशन भी चेक करनी होगी, विच इज़ व्हाट, 90 इंटू नंबर ऑफ़ टाउन। तो 90 इंटू नंबर ऑफ़ टाउन हमें 86 दिया हुआ है, तो ये कैलकुलेट करने पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 7740 किलोमीटर। ठीक है, 7740 किलोमीटर। तो अब इन दोनों में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, हमारी 7740 होगी। ठीक, तो 7740 ये होगी हमारी। ओके, अब हम आ जाते हैं लेंथ ऑफ विलेज रोड कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमें लेंथ ऑफ विलेज रोड निकालनी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ। तो टोटल रोड लेंथ हमारी स्टार्टिंग में ही आई थी, कितनी आई थी, 65,600, यानी कि उस 80,000 किलोमीटर स्क्वायर में से जो टोटल लेंथ ऑफ रोड बनी हुई है वो कितनी हमारी 65,600 किलोमीटर। और उसमें से हम किस वैल्यू को माइनस करेंगे, एन एच, एस एच और एम डी आर। एन एच कितना बना, 1600 किलोमीटर, एस एच कितना बना, 3775, और एम डी आर कितना बना, 7740। तो हम क्या करेंगे, अगर हम लेंथ ऑफ विलेज रोड निकाल रहे हैं तो टोटल जो हमारी लेंथ की रोड है माइनस लेंथ ऑफ एन एच प्लस एच एस प्लस एम डी आर। ठीक है, तो ये जब हम इसको करेंगे तो लेंथ ऑफ विलेज रोड हमारे पास आ जा रही है 52,485 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी क्या, 52,485 किलोमीटर, ये हमारी आ जाएगी व्हाट, दिस इज़ व्हाट लेंथ ऑफ विलेज रोड। ठीक, ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये जो न्यूमेरिकल है अकॉर्डिंग टू थर्ड 20 ईयर रोड प्लान ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके देन अभी जो है हम आ जाते हैं हमारा, ये तो हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि था हमारा हाईवे इंजीनियरिंग पर। ठीक है, ओके देन अब हम स्टार्ट करते हैं हाईवे अलाइनमेंट पे, कि हाईवे अलाइनमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो हमारे हाईवे को हम जब कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं तो हमारी दो तरीके की कंस्ट्रक्शन पॉलिसी होती है। लाइक पहला ऐसा रोड हमें बनाना है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और एक जो है वो हमारी नॉन एग्जिस्टिंग है, मतलब पहले से वो नहीं है, हमें नए सिरे से एक रोड बनानी है। और एक होता है कि हमारा रोड जो है वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन एग्जिस्टेंस में उसके साथ क्या है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, हमें उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हाईवे अलाइनमेंट जब हम करने जाते हैं तो हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अलाइनमेंट करने से पहले हम ये सोचते हैं कि हम जो भी हाईवे का अलाइनमेंट करें वो सेफ़ हो। ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा राइडर होता है या पैसेंजर होता है उसके कंफर्ट जोन को हमें ध्यान में रख के डिज़ाइन उसको करना होता है। तो सेफ़ होना चाहिए। शॉर्ट, बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट जो है वो कोई भी अडॉप्ट नहीं करना चाहता है, इस वजह से हम ये देखेंगे कि अगर कहीं पर अगर आप प्रोबेबिलिटी बन पा रही है, लाइक अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा कर्व हैं तो उन कर्व को हम हटा के अगर एक स्ट्रेट रोड बना सकते हैं या फिर उससे मिनिमम लेंथ में रोड बना सकते हैं तो हम वो चीज़ अडॉप्ट करेंगे, यानी कि शॉर्ट होना चाहिए। थर्ड वन इज़ ईजी, ऑब्वियसली ईजी है, ईजी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ईजी होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ इकोनॉमिक वो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा फंडिंग तो वैसे भी नहीं है कि हम सारे अलाइनमेंट को जो है वो काफ़ी महंगे तरीके से बना सकें, तो हमें कम रिसोर्सेज में ही अच्छा रिजल्ट देना है। तो हाईवे अलाइनमेंट के लिए हमारे रिक्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी है, सेफ़ होना चाहिए, शॉर्ट, ईजी एंड इकोनॉमिक, चार हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हाईवे अलाइनमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, ये तो हम करते ही हैं, उसके साथ ही जब हम रोड बनाने जाते हैं तो हम एक तरीके का एक इंजीनियरिंग सर्वे करते हैं। अब वो इंजीनियरिंग सर्वे हमारा कैसा होता है,
तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मैप स्टडी करते हैं। जैसे अगर हमारा कोई भी टोपोग्राफिकल मैप है तो वो टोपोग्राफिकल मैप को हम सबसे पहले उसमें मैप, जैसे अगर हम किसी एक न्यू लोकेशन पे जा रहे हैं तो हम जब उसका इंजीनियरिंग सर्वे करेंगे तो हम पहले उसके मैप की स्टडी करेंगे, उसके टोपोग्राफिकल डेटास को देखेंगे कि वो लोकेशन कैसी है या लोकेशन पे किस तरीके का हमें हाईवे बनाना सही रहेगा। तो एक तरीके से हम पहले उसकी मैप स्टडी करते हैं, उसकी लोकेशन की जांच पड़ताल करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है हमारा रिकग्नाइजेशन सर्वे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो हम फीजिबल रोड जो है, कौन सी रोड जो होगी वो हमारी सबसे ज़्यादा मोस्ट फीजिबल होगी उसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही हम जो सर्वे या जो स्टडी हम पहले करते आए हैं उसको थोड़ी सी और डिटेलिंग में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये हम रिकग्नाइजेशन सर्वे में करते हैं। नाउ थर्ड वन इज़ प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे में हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारे फिज़िकल इन्फॉर्मेशन होती है, फिज़िकल इन्फॉर्मेशन जितनी होती है हम उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं फिज़िकल इन्फॉर्मेशन प्रीलिमिनरी सर्वे में, ठीक। देन आफ्टर लास्ट फाइनल लोकेशन और डिटेल सर्वे करते हैं कि जो हमारा जैसे फाइनल लोकेशन या हम सर्वे जो करते आए हैं पहले से उसमें थोड़ी सी और डिटेलिंग करेंगे। और जैसे कि मान लो कि अगर हम रोड बना रहे हैं तो उसकी सेंटर लाइन कैसी होगी, वो ग्राउंड पे किस तरीके की लेवलिंग वगैरह, मतलब एक तरीके से हम उसको फाइनल टचअप देते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो ये सर्वे जो हम करते हैं रोड डेवलपमेंट के लिए, बेसिकली वो 4 फैक्टर्स पे 4 हमारे स्टेप्स हैं। सबसे पहला इज़ मैप स्टडी, रिकग्नाइजेशन सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे एंड देन फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे, राइट। ये हमारे स्टेप हैं इंजीनियरिंग सर्वे के, ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि कौन कौन से रोड पैटर्न है हमारे पास, किस किस तरीके का रोड पैटर्न जो है वो हमारे पास बनता है। सबसे पहला तो हमारा जो पैटर्न है, ठीक है, सबसे पहला जो पैटर्न हम बता रहे हैं वो है हमारा रेक्टेंगुलर या फिर ब्लॉक पैटर्न। देखो, जो पहली बात तो जो पैटर्न बताए जाएंगे आपको, वो सारे के सारे पैटर्न जो होंगे वो देखने में जिस शेप का होगा वही उसका नाम होगा, लाइक रेक्टेंगुलर या फिर ब्लॉक पैटर्न। तो दिख रहा है हमें कि ये एक रेक्टेंगल के शेप में है, ठीक है, रेक्टेंगल के शेप में है। और ये जो बीच का हमारा एरिया है वो हमारा सेंट्रल बिजनेस एरिया है, और उसके अराउंड हमारे रेजिडेंशियल एरिया या फिर मार्केट प्लेसेस जो होते हैं वो हमारे होते हैं। देखने में ये एक रेक्टेंगुलर या फिर ब्लॉक के आकार का है, जिसकी वजह से हम इसे रेक्टेंगुलर या फिर ब्लॉक पैटर्न बोलते हैं, ठीक है, ओके। जैसे हमारा जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ जो है वो एक न्यू एंड डेवलप्ड सिटी है, और पूरी तरीके से उसका जो डेवलपमेंट है वो रोड के डेवलपमेंट के बेसिस पे जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी वहाँ की सड़कें हैं, वहाँ के जितने भी स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल एज़ पर दी रूल है, और रोटरी वहाँ की या फिर डिवाइडर एवरीथिंग वहाँ पर काफ़ी अच्छा है, ठीक है। दूसरा जो हमारा पैटर्न है वो है हमारा रेडियल या फिर स्टार ग्रिड पैटर्न। देखने में देखो ये एक तरीके से स्टार जैसा दिख रहा है, जिसकी वजह से हम इसे स्टार इन ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। रेडियल सर्कुलर है, एक तरीके से रेडियली फ्लो करता है इसमें ट्रैफिक हमारा, जिसकी वजह से इसको हम रेडियल या फिर स्टार ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा था, अभी जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 20 रोड प्लान पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि नागपुर रोड प्लान जो है वो हमारा स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पे बना हुआ है, ओके। देन थर्ड आ जाइए। थर्ड वन इज़ रेडियल या फिर स्टार या फिर सर्कुलर पैटर्न। जैसे कि देखने में ही हमें पता चल रहा है कि एक सर्कल के आकार का है, सर्कुलर पैटर्न पे है ये, जिसकी वजह से जो हम इसको क्या नाम बोलते हैं, रेडियल या फिर सर्कुलर एंड स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हमारा सेंट्रल पोर्शन होगा, चाहे वो हमारा रेडियल या स्टार हो या फिर हमारा स्टार एंड ग्रिड हो या फिर हमारा रेक्टेंगुलर हो, उसमें जो सेंट्रल पोर्शन होगा वो हमारा बिजनेस, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि एक सेंट्रल बिजनेस एरिया है। ये जो हमारा सेंटर पार्ट होगा वो एक तरीके से सेंट्रल बिजनेस एरिया होंगे, मार्केट प्लेसेस होंगे, और इसमें रेडियली फ्लो कर सकते हैं, मतलब एनी डायरेक्शन अगर आपको जाना हो तो आप रेडियली फ्लो कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी अच्छी होगी।
ठीक है। तो ये तो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के थे जो रोड पैटर्न थे, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं अभी तो हमने ये जितना भी पढ़ा था, अभी तक जितना भी पढ़ रहे थे वो सबका सब एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था, ठीक है। सारे के सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट थे कि हमें इंट्रोडक्शन में ये देखना है कि किस तरीके का हमारा, मतलब आप कह सकते हो कि रोड जो है वो एग्जिस्ट करता है या फिर बना हुआ है, या फिर कौन कौन से तरीके के पैटर्न है, ठीक है। अब ये सब तो हमारी हिस्ट्री पार्ट थी। फिर हमने ये भी देखा कि हाँ, जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड 20 ईयर रोड प्लान में कौन कौन से रोड बने, कितने अलाउंसेस मिले, क्या हुआ, सारी चीज़ों को। लेकिन अब जो हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे जो कि जहाँ से एक्चुअली में डिज़ाइन जो है वो शुरू होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ द हाईवे। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ द हाईवे, कि अगर हमें हाईवे बनाना है तो उसके ज्योमेट्रिक, उसके क्रॉस सेक्शंस, इन सबों को देखना जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम किसी हाईवे को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से हम क्या समझते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का क्या मतलब होता है, तो जैसे हम हाईवे डिज़ाइन करते हैं तो उसके कुछ कुछ विजिबल फीचर्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं विजिबल फीचर्स को हम जो डिज़ाइन करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। जैसे ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसमें हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, तो ये जब हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पूरा पढ़ेंगे तो इन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट से, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, देन साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। इसके बाद एक और आता है हमारा इंटरसेक्शन। इसमें मेंशन नहीं है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन भी हमें पढ़ना है जो कि इसी का पार्ट है। अब ये कह सकते हो, अभी देखो, अभी तो ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि विजिबल फीचर का क्या मतलब है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें साइड डिस्टेंसेस आओगे, देखोगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ, विजिबल फीचर क्या होता है। और अभी इसको समझा पाना थोड़ा सा ये मुश्किल हो रहा है कि विजिबल फीचर्स हम क्या समझ रहे हैं इसमें, क्योंकि अभी हमें अंदर की चीज़ें इसमें पता नहीं है। बट फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ कि जैसे अगर हम किसी व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हैं, या फिर अगर हम किसी व्हीकल को, सपोज़ हम रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे पे, और हमने अचानक से कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखा, तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, विजिबिलिटी पे, कि हमने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा, फिर ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद मेरे मन में क्या ख्याल आया कि मुझे गाड़ी को स्टॉप करना है, या फिर धीरे धीरे रोकना है, या फिर अपनी स्पीड को कम करनी है, या फिर क्या करना है। ये किस पर, इन सब का जो एक बेस है वो क्या है, विजिबिलिटी। उसी तरीके से जब हम किसी व्हीकल को ओवरटेक करते हैं, तो जब हम ओवरटेक करने जाते हैं तो उसमें भी सेम सिचुएशन होती है हमारे साथ, कि जब हम उसको ओवरटेक कर रहे होते हैं तो ओवरटेक करने में हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि अगर 2 लेन 2 वे रोड है हमारी, तो हमारी जो आगे जो व्हीकल है वो उसकी स्पीड को भी ध्यान में रखते हैं, अपनी स्पीड को भी ध्यान में रखते हैं, और साथ ही हम ये चीज़ देखते रहते हैं कि ऑपोजिट लेन से कोई व्हीकल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो वो कितनी दूरी पर है, ताकि हम उसको सेफली ओवरटेक कर सकें अपने आगे वाली गाड़ी को। और फिर मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि विजिबिलिटी फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो हम यही कह सकते हैं इसमें कि जो विजिबल फीचर्स होते हैं हाईवे के, उनको हम डिज़ाइन करते हैं, जो कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के अंडर में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इस पूरे चैप्टर में हमने बताया जैसे कि 5 चीज़ें हमें पढ़नी है, और इन्हीं को थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ना है, ठीक है। राइट, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स के बारे में, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे साइड डिस्टेंसेस के बारे में, आफ्टर देन हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, देन हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। तो हम इसमें कोई भी वक्त हमें अभी ज़ाया नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हम क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट से, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट से क्या समझ रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। तो इसके लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक को जानना ज़रूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या क्या हैं,
तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पेवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहली बात तो आप ये जान लो कि पेवमेंट क्या है। जो हमें रोड दिख रही होती है जब हम ट्रैवल करते हैं, जो हमें रोड दिख रही होती है, उसी का एक आप कह सकते हो टेक्निकल नेम है आपका पेवमेंट। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? तो बेसिकली हम पेवमेंट की 3 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इसमें पढ़ेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारा फ्रिक्शन का होगा, दूसरा हमारा स्किड एंड स्लिप का होगा, और थर्ड जो होगा वो हमारा लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होगा। और सॉरी, एक और है हमारा पेवमेंट अनइवननेस। इसके बारे में 1 बाय 1 हम जो है सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि है क्या ये, ठीक है। ठीक, तो पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है हमारी फ्रिक्शन की। तो जब हम फ्रिक्शन देखते हैं, जैसे अगर हम कोई भी हाईवे डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई भी रोड होती है या हमारी कोई भी बॉडी है इस पूरी यूनिवर्स में, तो जब वो मोमेंट में होती है और जब हम चाहते हैं उसको रोकना तो हम उसको स्टॉप कर लेते हैं। पर क्या हम ये जानते हैं कि उसको स्टॉप करने के लिए हमें किन चीज़ की ज़रूरत पड़ी? उसको स्टॉप करने के लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और विदाउट फ्रिक्शन जो मोमेंट है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मोमेंट कंटिन्यूस होता रहेगा, ठीक है। अब सपोज़ अगर हम ऐसे कहें कि रोड पे जब हम चल रहे, क्योंकि यहाँ पर हम हाईवे इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो मैं उसकी ही बात करूँगी कि अगर हम रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं और हम अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो हमारी स्पीड जो भी है 60 kmph, 80 kmph और 100 kmph, जब हम ट्रैवल करते हैं और सडनली जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, जब हम किसी ऑब्स्ट्रक्शन को देखते हैं या फिर अगर हमको रोकना है तो हम जब भी रोकते हैं व्हीकल को तो वो रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे व्हीकल जो है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक में जो हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो अकॉर्डिंग टू IRC ये जो यहाँ पे डेटाज बताए जा रहे हैं वो डेटाज हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद भी रखना है हमें कि अकॉर्डिंग टू IRC 2 तरीके के फ्रिक्शन का यहाँ पे जिक्र हुआ था। एक हुआ था हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और एक हुआ था हमारा लेटरल फ्रिक्शन या फिर ट्रांसवर्स फ्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू इस पूरे हम जो पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, उसमें 0.35 से 0.40 के बीच में वेरी करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस हम 0.35 लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डेटाज होंगे, बहुत सारा वेरिएशन होगा, इसलिए हमें ये चीज़ याद रखनी है कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.35। और दूसरा फ्रिक्शन होता है हमारा लेटरल फ्रिक्शन या फिर इसको हम ट्रांसवर्स फ्रिक्शन भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.15, ठीक है, 0.15। देखो बहुत ही ध्यान से इसको देखना है कि इनमें कोई भी वैल्यू मिसमैच नहीं होनी चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन मीन्स 0.35 से लेकर 0.40 के बीच में वैल्यू होगी, और कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन का मतलब 0.15 की वैल्यू होगी, ठीक है। और फिलहाल तो अभी जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट को फिर से वापस से हम एक बार फिर से ज्योमेट्रिक डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, बट वो अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी फ़िलहाल इतना ही इंट्रोडक्टरी पार्ट आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी अगर एनी क्वेरीज है तो यू आर फ्री टू आस्क, ओके। एंड ठीक है देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।